नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लेसन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको ज्योतिष के इतिहास के बारे में बताता हूँ। ज्योतिष का इतिहास एक विचारधारा नहीं, एक वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ज्योतिष का जिक्र जो है हमारे वेदों में होता आया है। ऋग्वेद के अंदर 29 श्लोक, यजुर्वेद के अंदर 45 श्लोक, अथर्ववेद में 162 श्लोक। यह केवल और केवल ज्योतिष के लिए है। उस समय वो लोग इससे मुहूर्त निकालते थे और कर्म कांड के लिए समय समय को यूज करते थे। उस समय जो मतलब वशिष्ठ हुए, विश्वामित्र हुए, भारद्वाज हुए, उन्होंने बड़ा अच्छे से उपयोग किया ज्योतिष का। इसके इतिहास के बारे में इतना मुश्किल क्यों होता है जानने के लिए? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जैसे वैदिक काल से यह चलता हुआ है। वैदिक काल में होता क्या था? कोई कॉपी पेन तो थी नहीं। श्रुति थी या स्मृति थी। श्रुति का मतलब कि गुरु है जो बोलते थे और जो शिष्य है वो सुनते थे और अपने दिमाग में डालते थे। इस तरह परंपरा परंपरा थी। यही परंपरा चलते चलते शुरू होके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को ज्योतिष का विस्तार आगे जाता रहा, पर कहीं पे भी ये लिखा नहीं गया। इस वजह से एक तो इसके इतिहास को जानना मुश्किल है। दूसरा, आप जानिए कि हमारे ऊपर आक्रमण कितने हुए। मुगल आए, उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, मतलब उन्होंने शासन किया। उसके बाद फिर अंग्रेज आए, तो उन्होंने हमारी जो पांडुलिपियां थी, हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट से, उनको जला दिया। नालंदा के बारे में तो आप जानते ही हैं, कितने वर्षों तक जलती रही थी। तो वहां पे पता नहीं कौन कौन से हमारे शास्त्र जल गए। इस तरह से ज्योतिष के इतिहास को जानना बड़ा मुश्किल होता है। पर फिर हमें पता कैसे लगा कि ज्योतिष जो है, मतलब कि ज्योतिष कितना पुराना है? एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेदों में इसका जिक्र है। ऋग्वेद में भी, यजुर्वेद में भी, अथर्ववेद में भी। तो एक तो हम कह ही सकते हैं कि वैदिक काल या उससे भी पहले से ज्योतिष का उपयोग होता हुआ आया है। उसके बाद जब पुराने काल आया तो उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ पे ज्योतिष की स्थितियों का जिक्र है। जैसे कि राम जी के बारे में बड़ा रामायण के अंदर बड़ा क्लियर दिया हुआ है कि वो कब पैदा हुए, उनके 5 ग्रह बिल्कुल उस की स्थिति में, तो अगर हम वहाँ से निकालते हैं तो 5000 ईसा पूर्व वो पैदा हुए। ऐसे ही महाभारत के से पहले ग्रहण, महाभारत के बाद ग्रहण, जब उनका जो युद्ध हुआ था, उससे पहले ग्रहण लगा, उसके बाद में ग्रहण लगा, तो वह सब भी वहाँ पे जिक्र दिया हुआ है। उसके बाद हमें वहाँ से ये भी पता लगता है कि जब हम राम जी जो जो कृष्ण जी थे, जब उनके उनका रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था, और जब हम उस समय को डालते हैं, उस नक्षत्रों की तिथि को सुपर कंप्यूटर में डालते हैं, तो वो लगभग 3000 ईसा पूर्व पैदा हुए। तो इस तरह से हम यह जान पाते हैं कि ये जो इतिहास है, जो जो इतिहास है बड़ा पुराना है, वैदिक काल या उससे भी पहले से। पर वो इसका जो विकास होता गया वो वैदिक काल से होता हुआ, फिर धीरे धीरे करके कॉपी पेन आया, तो फिर ऋषि प्राशर आए, ऋषि प्राशर ने बृहत होरा प्राशर दी। तो जो आज के समय में जो भी कोई स्टूडेंट होता है ना ज्योतिष का, वो सबसे पहले बृहत होरा प्राशर उसके लिए मस्ट है। वहीं से उसका पढ़ना शुरू होता है। उसके बाद फिर वराहमिहिर आए, उन्होंने काफी योगदान दिया। कल्याण वर्मा जी आए, हमारे पास तारावल्ली आई, हमारे पास सल दीपिका आई। इस तरह से ज्योतिष का विकास होता गया। अगर हम आधुनिक ज्योतिष की बात करते हैं, तो जो आधुनिक काल है वो हम 1850 या 1900 ईस्वी से बोल सकते हैं। इस समय जो मेन जो लेखक रहे या जो मेन योगदान जिन्होंने दिया वो रहे वी रमन जी, उसके बाद के एम राव जी। उन्होंने बड़ा अच्छा योगदान दिया। तो फिर भी मैं कहूंगा कि यह जो समय था ना, यह समय कहीं ना कहीं, मतलब कोई ज्यादा विकास नहीं हुआ ज्योतिष का। इस समय हमारे पास कई विकृतियां आ गई, जैसे कि मंगल दोष, जैसे कि मतलब सर्प योग, शनि की साढ़े साती। इस तरह से कई तरह की विकृतियां इस समय ज्योतिष में आ गई। अदरवाइज ज्योतिष एक बड़ा अच्छा विज्ञान है। इससे बहुत अच्छी हमें गाइडेंस मिलती है। इससे कहीं ना कहीं हम, मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, देश की स्थिति कैसी रहेगी, मौसम कैसा रहेगा, यह सब हम इससे जान सकते हैं। तो इसको एक अच्छे से हमें एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करनी चाहिए। इसके इतिहास के बारे में जानना चाहिए और रिसर्च करके इसमें जो भी आज के समय में देश काल पात्र है, उसके हिसाब से जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके जनमानस को देना चाहिए, ताकि इस जो यह शास्त्र है इसका वैज्ञानिक रूप से विस्तार हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।